गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का हिंदी विभाग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीवन में साहित्य का स्थान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम गणपतराय श्रीवास्तव था। उन्हें नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी पहचाना जाता है। आपका जन्म बनारस से 5-6 मील दूर लमही नामक गांव में 21 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपके पिता का नाम आजाब राय मुंशी तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 7 साल के हुए तब उनकी माता का देहांत हुआ है और 15 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे हैं। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी से हुई है और बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक उन्हें बहुत था। 15 साल की उम्र में उनका पहला विवाह हुआ जो ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं रहा है। परिणामतः सन 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया है। पारिवारिक समस्याओं आर्थिक विपन्नता से जूझते हुए सन 1990 में उन्होंने इंटर पास किया और सन 1919 में बीए की उपाधि प्राप्त की है। सन 1920 में गांधीवादी विचारधारा आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा सोजे वतन रचना जब्त करने के बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से ही हिंदी में लिखना आरंभ किया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह उनकी पहली कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ और मौलिक उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान और मजदूर के शोषण की करुण कथा के साथ मानवीय संवेदना की तीखी अनुभूति है। हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध बनाने में प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 300 से ऊपर कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक उपन्यासों का भी सृजन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। उनके हिंदी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में इसी योगदान को देखते हुए बंगला के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है, जो बहुत ही सार्थक लगता है। तो इस तरह से हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को राजा महाराजाओं के महल से निकालकर शताब्दियों से दलित, अपमानित और उपेक्षित समाज से जोड़कर वास्तविकता की जमीन पर खड़ा किया है। इस तरह से दोस्तों, साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसमें जीवन मर्मों को उद्घटित करने का काम प्रेमचंद जी ने किया है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय, चारित्रिक विविधता, कथानक की विविधता, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव, मानवतावादी दृष्टिकोण, गरीब, बेकार, उपेक्षित पात्रों के प्रति सहानुभूति आदि उनके कथा साहित्य की विशेषताएं हैं। इसलिए उन्हें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदुस्तान की नई राष्ट्रीय और जनवादी चेतना का प्रतिनिधि साहित्यकार कहा है। तो दोस्तों, कलम के सिपाही प्रेमचंद जब बीमार रहने लगे तब धनाभाव के कारण उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और मौत ने उनके हाथ से कलम छीन ली
और अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं हैं, संपादन है पत्रिका जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। उनकी कहानियां हैं कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, सदगति, सुजान भगत और ईदगाह आदि चर्चित कहानियां हैं। उनके उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, वरदान और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है इत्यादि उनके उपन्यास है। तो दोस्तों विश्व के महान साहित्यकारों में एक प्रेमचंद प्रस्तुत निबंध के द्वारा जीवन में साहित्य के स्थान या महत्व को प्रतिपादित करने लगे हैं। साहित्य का आधार जीवन है और जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करता, परंतु साहित्यानंद सभी भौतिक सुखों से ऊंचा और पवित्र है। तो साहित्य का आनंद सबसे ऊंचा आनंद है। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं, क्योंकि साहित्यानंद सबसे ऊंचा आनंद है और पवित्र आनंद है, क्योंकि उसका आधार सुंदर और सत्य है। साहित्य विकृत मनोवृत्तियों को रोककर सद्वृत्तियों को जगाता है। जहाँ पर ज्ञान और उपदेश असफल होते हैं वहाँ साहित्य ही काम आता है। तो साहित्य मस्तिष्क की वस्तु न होकर हृदय की वस्तु है। सभी धर्माचार्यों ने भी मानव जीवन के सुख दुख की कथाएं रची है। जातक कथाएं, तौरेह, कुरान, इंजील, ये सभी मानवीय कथाओं के ही संग्रह है या साहित्य है जो धर्मों की आत्मा है। तो इस तरह से जीवन में साहित्य की उपयोगिता यह है कि वह मनुष्य का प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न कर प्रकृति में विश्व की आत्मा का दर्शन कराता है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं कि सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह हमेशा नया बना रहता है। मानवीय जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश कोई भी डाल नहीं सकता, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। वह कत्लेआम करने वाले निर्दयी हृदय को कोमल बनाकर उसमें मानवता का संचार करता है और मानव सभ्यता साहित्य पर आधारित है। यह बात इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद जी स्पष्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों, राष्ट्र, देश, समाज या जन की आत्मा की प्रतिध्वनि साहित्य है और भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है, जो मनुष्य को भ्रष्ट और विध्वंसक होने से रोककर सामाजिक अधपतन पर प्रतिरोध निर्माण करता है। तो इस तरह से प्रेमचंद युवा साहित्यकारों को आत्मसंयमी और आदर्शवादी होने का संदेश इस निबंध के माध्यम से देने लगे हैं। उन्हें वाल्मीकि, व्यास, सूर, तुलसी और कबीर की तरह तपस्वी होना चाहिए ताकि वे लोक मंगलकारी अमर साहित्य का सृजन कर सके। साहित्य का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है। यह बात जीवन में साहित्य का स्थान इस निबंध के माध्यम से निबंधकार प्रेमचंद जी स्पष्ट करने लगे हैं। तो निबंधकार शुरू में निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं कि साहित्य का आधार जीवन है और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है और इसलिए अनंत है, अबोध है और अगम्य है। साहित्य मनुष्य की
सृष्टि है, इसलिए साहित्य सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है और जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून हैं जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही क्या है? आनंद की प्राप्ति करना है। तो मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को वह रत्न और द्रव्य में मिलता है, किसी भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है और इसका आधार सुंदर और सत्य है। यह बात निबंध द्वारा लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। आगे लेखक कहने लगे कि वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है और उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो ऐश्वर्य और भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है और उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर आनंद अंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है और अमर है। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन में साहित्य का जो स्थान है सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान है। साहित्य के 9 रस कहे गए हैं। प्रेमचंद जी साहित्य के 9 रसों को इस तरह से स्पष्ट करने लगे हैं कि साहित्य के 9 रस कहे गए हैं। प्रश्न होगा, बीभत्स में भी कोई आनंद है? अगर ऐसा न होता तो वह रसों में गिना क्यों जाता? और हाँ, है, बीभत्स में भी आनंद है। बीभत्स में सुंदरता और सत्य मौजूद है। भारतेंदु ने श्मशान का जो वर्णन किया है वह कितना बीभत्स है। भारतेंदु जी ने श्मशान का वर्णन किया है, बीभत्स है वह वर्णन। प्रेतों और पिशाचों का अधजले मांस के लोधड़े नोचना, हड्डियों को चटर मटर चबाना बीभत्सा की पराकाष्ठा है, लेकिन वह बीभत्स होते हुए भी सुंदर है, क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए हुई है। इसलिए बीभत्स का भी महत्व होता ही है। तो साहित्य तो हर एक रस में सुंदरता खोजता है। तो राजा के महल में रंग की झोपड़ी में, पहाड़ के शिखर पर और गंदे नालों के अंदर उषा की लाली में, सावन भादों की अंधेरी रात में, और यह आश्चर्य की बात है कि रंग की झोपड़ी में भी जितनी आसानी से सुंदरता और मूर्तिमान होती दिखाई देती है, महलों में नहीं। तो महलों में तो वह खोजने से मुश्किलों से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक यथार्थ अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। यह बात निबंध में प्रेमचंद जी स्पष्ट करने लगे हैं। तो आनंद कृत्रिमता और आडंबर से कोसों भागता है। सत्य या कृत्रिम से क्या संबंध? अतएव हमारा विचार है कि साहित्य केवल एक रस है और वह है श्रृंगार। तो कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और न उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है। तो इस तरह से साहित्य जो है उच्च कोटि का होता है और जीवन में साहित्य का जो स्थान है वह पवित्र है और सबसे बड़ा आनंद साहित्य के माध्यम से ही मिलता है। यह बात निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो निबंधकार आगे कहने लगे हैं कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का संबंध है और तीसरा आनंद का। तो जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और
साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। तो जहाँ आनंद का स्रोत बना रहता है, बन जाता है, जहाँ सत्य, जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। तो जिज्ञासा का संबंध विचार से है और प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है। तो आनंद का संबंध मनोभावों से है और साहित्य का विकास जो है मनोभाव द्वारा ही होता है। तो एक ही दृश्य या घटना या कांड को हम तीनों ही भिन्न भिन्न नजरों से देख सकते हैं। और हिम से ढके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के लिए गहरे विचार की वस्तु है। एक उदाहरण देने लगे हैं कि हिम से ढका हुआ पर्वत है और उषा का दृश्य दार्शनिक के लिए क्या है, एक गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान की और साहित्यिक के लिए विफलता की। तो विफलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। तो हम यहाँ पृथकता का अनुभव नहीं करते, यहाँ ऊंच नीच भले बुरे का भेद नहीं रह जाता। तो इस तरह से एक उदाहरण निबंधकार देने लगे हैं कि श्री रामचंद्र शबरी के झूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं। तो कृष्ण भगवान विदुर के शाक को क्यों नाना व्यंजनों से रुचिकर समझते हैं, इसलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। उनकी आत्मा विशाल है और उसमें समस्त जगत के लिए स्थान है। तो आत्मा आत्मा से मिल गई है और उसकी आत्मा जितनी ही विशाल है वह उतना ही महापुरुष है। तो यहाँ तक कि ऐसे महान पुरुष भी हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा को मेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जीवन में साहित्य का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अनेक उदाहरणों द्वारा निबंधकार प्रेमचंद जी इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से दोस्तों जीवन में साहित्य का स्थान, इसका अगला हिस्सा हम वीडियो क्रमांक 2 में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।